हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने आगे के पोएम के सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक पिछले वीडियो में हमने इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज दी हैं उन सबको हमने वन बाय वन कंप्लीट किया था। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर को लिखना भी सीखा था कि जो 60 क्वेश्चन है उनको कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। और हमने वन बाय वन सभी 60 आंसर्स को देखा था और उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस की थी। आज के इस वीडियो में हमारी जो एनसीईआरटी की कावेरी बुक है, इसमें जो एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 29 पे, इसको कंप्लीट करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है। उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज है पेज नंबर 30 पे, आप इसे देख सकते हैं पेज नंबर 30 पर। और इसमें सफिक्स के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इन दोनों एक्सरसाइज को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस करेंगे कि हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया कैसे अच्छे से अच्छे वर्ड्स में, अच्छे से अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर उसे देखकर इम्प्रेस हो सके और उसे समझ में आ सके कि हाँ, आपने ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छा लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन कंप्लीट कर लिया था और इनके सभी आंसर हमने डिस्कस किए थे। इसके आगे आज हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज यहाँ पे दी है उसमें क्या पूछा गया है और उसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है इसमें क्या पूछा गया है, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे हमको सफिक्स की एक टेबल दी है और यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है और लास्ट में उसके एग्जाम्पल दिए हैं। अब हमसे कहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे वर्ड्स को चूज करना है जो हमारी पोएम में आए हों। ये वर्ड्स पोएम में आए हुए होने चाहिए, ये हमें अपने पास से नहीं लिखने हैं। जैसे हम पहला सफिक्स देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ओ यू एस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है इस टेबल में कि इसका मीनिंग होता है ओ यू एस का फुल ऑफ। जिस वर्ड में लास्ट में ओ यू एस लगा होगा उसका मतलब होगा फुल ऑफ, मीन्स भरा हुआ। और मीनिंग क्या दिया हुआ है, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारी पोएम में आया हो और जिसमें लास्ट में ओ यू एस हो। तो ऐसा वर्ड गंगा के लिए आया था, द जेनरस गंगा। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे, जेनरस गंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पोएम में आया हुआ वर्ड यहाँ पे लिख देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला सफिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। जनरस मीन्स क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है कि जनरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जनरस वर्ड का मीनिंग होता है उदार, दयालु या काइंड। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पहला पॉइंट देख लिया। अगला पॉइंट है सफिक्स का, जिसमें लास्ट में आई टी वाई लगा हो। ऐसा कौन सा हमारी वर्ड, हमारी पोएम में वर्ड आया है जिसमें लास्ट में आई टी वाई लगा हो और जिसका मीनिंग होता हो द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एशियंट, मतलब कि बहुत प्राचीन या बहुत पुराना। तो ऐसा वर्ड हमारी पोएम में आया था एंटीक्विटी। क्या वर्ड आया था, एंटीक्विटी। यहाँ पे लिख सकता है, एंटीक्विटी वर्ड हमारी पोएम में देखने को मिला था, जिसका मीनिंग था बहुत ही प्राचीन या बहुत ही पुराना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला भी सफिक्स कंप्लीट कर लिया। और थर्ड में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव फॉर्म का वर्ड यहाँ पे दिया है, सफिक्स दिया है, ई एस टी लास्ट में लगा है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है पोएम में जिसमें लास्ट में ई एस टी लगा है। तो ये वर्ड आया था डिवाइनेस्ट। क्या वर्ड आया था, डिवाइनेस्ट। डिवाइनेस्ट, DIVINEST। ठीक है, डिवाइनेस्ट मीन्स दैवी, डिवाइन से बना है डिवाइनेस्ट। तो इस प्रकार से हमने ये वर्ड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में है फोर्थ नंबर पे लेस। लेस का मतलब होता है विदाउट या समथिंग। तो हमारी पोएम में बार बार वर्ड आया है पीयरलेस, पीयरलेस, PEERLESS। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या लिख देंगे, PEERLESS। तो इस प्रकार से हमने इस
टेबल को, सफिक्स टेबल को कंप्लीट कर लिया और ये भी समझा कि हमारी पोएम में कौन कौन से वर्ड आए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी टेबल देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है हमसे। इस टेबल में भी हमको सफिक्स दे रखे हैं और उसका मीनिंग और सेंटेंस एग्जांपल यहाँ पे लिखना है। और इसमें क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग डिफरेंट सफिक्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड्स। ठीक है। Also create a sentence using created word. One example has been done for you. अब इस टेबल में हमें क्या करना है, पिछली वाली टेबल में सफिक्स दिए थे, उनका मीनिंग दिया था और हमसे पूछा था कि जो पोएम में वर्ड आए हों उनको हमें लिखना था। लेकिन इस वाले टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इस टेबल में हमें सफिक्स दिया हुआ है, उसकी मीनिंग दी हुई है। अब हमें उसके बेस पे एक नया वर्ड बनाना है और उस वर्ड का यूज करते हुए हमें एक सेंटेंस का एग्जांपल भी देना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले सबसे पहला यहाँ पे दिया है जो वर्ड, यहाँ पे क्या है, सफिक्स TION। इसको कैसे पढ़ते हैं, लास्ट में जिसमें TION लगा होगा उसको पढ़ते हैं सन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको मीनिंग भी दी है। मीनिंग इसकी क्या होती है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, इसका एग्जाम्पल क्या बनाया है इस वर्ड का, इंडिकेट। इंडिकेट से क्या बना दिया हमने, इंडिकेशन। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, TION। जैसा कि हमारे सफिक्स में बताया गया, हमको हिंट दिया गया है कि लास्ट में TION लगाना है हमको। तो इससे क्या बन गया, इंडिकेशन। और इसका यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डार्क क्लाउड यानी जो गहरे बादल थे उनसे इंडिकेशन मिल रहा था, संकेत मिल रहा था, इशारा मिल रहा था कि जल्द ही वर्षा होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अपना सफिक्स देखा, सफिक्स के बाद में उसकी मीनिंग क्या होती है वो देखी और उसके बेस पे हमने एक वर्ड क्रिएट किया और उस वर्ड से हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल बनाया। ऐसे ही हमें बाकी तीनों वर्ड्स भी वन बाय वन कंप्लीट करने हैं और अपने सफिक्स का यूज करना है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सफिक्स के अलावा प्रीफिक्स वर्ड भी पढ़े थे। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो लास्ट, इसमें सफिक्स में लास्ट में लग रहे हैं ये वर्ड और प्रीफिक्स में वर्ड के पहले लगते हैं और वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं या उसके भाव को बदल देते हैं। ठीक है। और सफिक्स जो होते हैं वर्ड के लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पे ये सफिक्स हम देख चुके हैं और इसको फिर से देख लेते हैं एक बार दूसरा एग्जाम्पल लेके। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है इन्फॉर्म और हमें सफिक्स ऐड करना है TION। तो इससे क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए हमने ये सफिक्स अपना ऐड कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं द ब्राउज़र कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग इवेंट। जो ब्राउज़र है उसमें हमें अपकमिंग इवेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने इस वर्ड को क्रिएट किया और उस वर्ड से हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल बनाया। दूसरा जो है सफिक्स हमारा, उसमें बुक में दिया है लास्ट में हमें लगाना है IVE। तो उससे क्या हम वर्ड बनाएंगे, क्रिएट वर्ड में हम लास्ट में IVE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, सी यूज्ड हर क्रिएटिव आइडियाज टू डिजाइन ए ब्यूटीफुल पोस्टर। क्रिएटिव आइडियाज मीन्स क्या होता है, नए विचार। ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपने नए विचारों को, अपने आइडियाज को यूज करके एक ब्यूटीफुल पोस्टर बनाया। तो इस प्रकार से हम क्रिएट से क्रिएटिव वर्ड बना लेंगे और उसका सेंटेंस एग्जाम्पल भी लिख देंगे। अगला सफिक्स है मेंट। अब हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है और जिसके लास्ट में MENT आता हो और इस सफिक्स का यूज करना है, फिर उसके बाद में उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है हमने अचीव। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम इस स्पेलिंग को बार बार लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या स्पेलिंग है, ACHIEVE। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है
वो ई को पहले लिख देते हैं, आई को बाद में लिखते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, फिर वी, फिर ई। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस स्पेलिंग को ध्यान रखना है। तो इसमें हमें लगाना है MENT, तो क्या वर्ड बन जाएगा, अचीवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, विनिंग द नेशनल चैंपियनशिप वाज ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर द टीम। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से ये सेंटेंस का एग्जाम्पल भी देख लिया कि जो प्रतियोगिता में उसको चैंपियनशिप का अवार्ड मिला, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया और अपने सफिक्स, जो सफिक्स हमारा दिया हुआ है MENT, उसका यूज भी कर लिया। उसके बाद में लास्ट में है 4th नंबर पे सफिक्स है ED। हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें लास्ट में ED आता। तो हमने ये सिंपल एग्जांपल ले लिया, वॉक। वॉक में हमने ED लगा दिया, तो क्या हो गया, वॉक्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ही वॉक्ड टू स्कूल बिकॉज द वेदर वाज प्लीजेंट। मतलब वो स्कूल की ओर बढ़ा या स्कूल चला गया क्योंकि जो वेदर था, मौसम था, उसकी कंडीशन कैसी थी, प्लीजेंट थी। ठीक है, आनंददायक थी। तो यहाँ पे हमने जो हमारी बुक में एक्सरसाइज दिए हुए हैं सफिक्स के, वो दोनों टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और उनको हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। अब इसके बाद में हमारी बुक में जो सेंट्रल आइडिया है उसको भी हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी लिखने को आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपनी पोएम का सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जो पोएम है हमारी, उसको हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे उसका, और पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि ये पोएम किसने लिखी है। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये पोएम किसने लिखी है, किसके द्वारा कंपोज की गई है, और इस पोएम का नाम क्या है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो फैक्ट्स हमें बताई गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, उनका यूज करते हुए हम अपने आइडियाज को उसमें सेंट्रल आइडिया में इंक्लूड कर सकते हैं और 1 बाय 1 उनको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। द पोएम, फिर उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पोएम का नाम। ये क्या है, पोएम का नाम। ठीक है, पोएम्स नेम। ठीक है, पोएम का नाम क्या है, भारत आवर लैंड, ये लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे इज कंपोज्ड बाई सुब्रमण्या भारती। ठीक है, ये पोएट का नाम है, सुब्रमण्या भारती कौन है, पोएट। ठीक है, जो पोएम होती है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं कंपोज्ड बाई। क्या वर्ड यूज करते हैं, कंपोज्ड बाई। और जब कोई पैराग्राफ होता है तो उसमें हम लिखते हैं रिटन बाई। ठीक है, जब कोई लेसन पढ़ते हैं या लेसन के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रिटन बाई, लेकिन जब हम कोई भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो वहां पे हम कंपोज्ड बाई वर्ड का यूज करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में हम पोएट का नाम लिख देंगे, कंपोज्ड बाई सुब्रमण्या भारती। is a heartfelt tribute to India, celebrating its natural beauty, rich cultural heritage and glorious history। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि ये इंडिया को दी गई, सच्चे मन से, सच्चे दिल से दी गई एक भावपूर्ण कविता है, जिसमें सेलिब्रेट किया गया है किस चीज को, इट्स नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है, कल्चरल हेरिटेज जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में बताया गया है, और ग्लोरियस हिस्ट्री और जो यहाँ का इतिहास, गौरवमय इतिहास रहा है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। इतिहास किस प्रकार का, जो वॉरियर्स की बात की गई, जो उपनिषद की बात की गई। ठीक है, और जो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने धम्म प्रीच किया, वो सारी बातें की गई इस पोएम में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोरियस हिस्ट्री। आगे क्या लिख सकते हैं इसमें कि और ये पोएम क्या क्या बताती है वो लिख देंगे इसमें। इट हाईलाइट्स द अनमैच्ड करेज ऑफ ब्रेव वॉरियर्स, और ये हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है किस चीज पे, अनमैच्ड करेज ऑफ ब्रेव वॉरियर्स। हमारे जो महान योद्धा थे, साहसी वीर योद्धा, उनके अनमैच्ड करेज पे, ऐसा करेज जो अनमैच्ड हो, किसी के पास वैसा दूसरे व्यक्ति के पास वैसा करेज नहीं हो सकता, असाधारण है। ये करेज जो है कैसा है, असाधारण है। और कॉमा लगा के क्या लिख देंगे सॉरी, द प्रोफाउंड विजडम ऑफ स्पिरिचुअल सेजेस, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, विजडम के बारे में इसमें बताया गया है, हाईलाइट किया गया है, प्रकाश डालती है ये पोएम
और किस पे प्रकाश डालती है? द डीप रूटेड ट्रेडिशंस ऑफ द नेशन, और यहाँ की जो प्राचीन प्रथाएं हैं, यहाँ के जो कस्टम्स हैं, उनके बारे में ये पोयम विस्तार से बताती है, उसके बारे में हाईलाइट करती है। और लास्ट में हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, अल्टीमेटली। यहाँ पे अल्टीमेटली की स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको हमेशा सही लिखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्या स्पेलिंग लिखेंगे? ULTIMATELY, अल्टीमेटली। तो हम इस लाइन में क्या लिखेंगे? अल्टीमेटली द पोयम एम्स टू इंस्टिल। इंस्टिल मीन्स क्या होता है? किसी के अंदर अच्छी भावना या अच्छे विचार को जगाना। इंस्टिल का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना या अच्छे विचार को जगाना। यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखे दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना या विचार जगाना। तो यहाँ पे हमने इंस्टिल का मीनिंग भी स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी लाइन फिर से देखते हैं। अल्टीमेटली द पोएम एम्स टू इंस्टिल ए डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, रेवरेंस एंड नेशनल प्राइड इन द हार्ट्स ऑफ रीडर्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया इस लाइन में? अंत में ये पोएम इंस्टिल करती है, मतलब हमारे अंदर ये अच्छी भावना, विचार जगाती है। किस चीज का? पैट्रियोटिज्म का। पैट्रियोटिज्म मीन्स क्या होता है? देशभक्ति। और किस चीज का? रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स क्या होता है? श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव जगाती है किस चीज के लिए? नेशनल प्राइड के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए। किसके मन में? इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स। जो रीड करेंगे इस पोएम को, जो रीडर्स होंगे, उनके हार्ट में, उनके मन में ये सभी बातें वो क्रिएट करती है। कौन कौन सी? पैट्रियोटिज्म की भावना, ठीक है, रेवरेंस की भावना और नेशनल प्राइड की भावना। तो इस प्रकार से हम इस सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट करेंगे और इसे समझेंगे कि हम इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, और वो पॉइंट हमारी पोएम में आने चाहिए। पोएम के अकॉर्डिंग ही हमें सेंट्रल आइडिया को लिखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो वीडियोस भी देखिए, जिसमें हमने पोएम को रीड किया था, उसके स्टेंजा को, उसकी लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, उसके वर्ड मीनिंग, और हमने इस पोएम के सभी 60 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में एक नया लेसन लेकर हम स्टार्ट करेंगे और उसको भी 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।